नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस शानदार मंच पर। और मैं राहुल, जैसे कि मैं पूर्व में भी आपसे चर्चा कर रहा था कि हम समीक्षा अधिकारी के लिए या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जहां पर भी वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि के प्रश्न आते हैं उस पर हम बात कर रहे थे। और बहुत सारी चीजें मैंने आपको वाक्य शुद्धियों के भी बताए, सॉरी, शब्द शुद्धियों वर्तनी शुद्धि पर मैंने बात की थी। अब उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और अब वाक्य शुद्धि पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था। इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, जब वाक्य आपको आ जाएगा कि वाक्य क्या है, व्यंजन, सब चीजें क्या हैं, पहले हम वाक्य शुद्धि से पूर्व वाक्य किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो वाक्य जानने के लिए देखिए वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य जान लीजिए पहले क्या कहते, किसे कहते हैं। तो विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था, विभिन्न शब्द विभिन्न शब्द विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था, एक निश्चित क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, के आधार पर विभक्तियों और विराम चिन्हों के विभक्तियों और विभक्तियों क्या है, क्या विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर विभक्तियों और विराम चिन्हों के साथ विभक्तियों एवं विराम चिन्हों यहां तक ले लिया आपने कि विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर विभक्तियों एवं विराम चिन्हों के साथ मिलकर विराम चिन्हों के साथ मिलकर विराम चिन्हों के साथ मिलकर वाक्य का रूप धारण करते हैं, वाक्य का रूप धारण करते हैं। अब मैं इसको क्यों लिखवाया हूं, ध्यान रखिए, सुनिएगा। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इतना स्मार्ट है कि वो पूछ लेगा आपसे कि वाक्य किसे कहते हैं। क्या कह देगा कि वाक्य किसे कहते हैं। अब वाक्य किसे कहते हैं करने के उपरांत क्या करेगा वो, कि वो कह देगा कि विभिन्न विभक्तियों और विराम चिन्हों के साथ मिलकर वाक्य का रूप निर्धारण होता है एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर विभक्तियों और विराम चिन्हों का। तो आपको यहां तक आना चाहिए कि वाक्य का निर्माण विभक्तियों और विराम चिन्हों के साथ मिलना, शब्दों का एक निश्चित क्रम में आना और विभक्तियों और विराम चिन्हों को मिल जाना ही वाक्य का निर्माण कर देता है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब आगे आ जाइए। अब जब यहां तक आपको यह पता चल गया कि वाक्य किसे कहते हैं, अर्थात वाक्य में किसकी व्यवस्था है, वाक्य में किसकी ज्यादा डिमांड है, तो वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है और उसमें विभक्तियों और विराम चिन्हों की एक अहम भूमिका होती है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब वाक्य तो आपने पढ़ लिया, अब अक्षर किसे कहते हैं, आइए उसको भी जान लीजिए। अक्षर किसे कहते हैं, अब अक्षर पहले देख लीजिए। व्यंजन वर्ण और स्वरों के मेल, व्यंजन वर्ण
और स्वरों के मेल से व्यंजन वर्ण एवं स्वरों के मेल से अक्षर बनते हैं। ये देख लीजिए क्या कहा है, अक्षर किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण और स्वरों के मेल से। जहां पर पूछ सकता है अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर में यही आपको लिखना होगा कि व्यंजन और स्वरों के मेल से, जहां पर व्यंजन और स्वर मिल जाते हैं उसे अक्षर बन जाता है। शब्द किसे कहते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा ना विभिन्न शब्द, अब मैं शब्द भी बता देता हूं शब्द किसे कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है शब्द किसे कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बातें हैं, अक्षर मैंने आपको वाक्य बताया, मैं आपको अक्षर बताया, अब शब्द बता रहा हूं। तो वर्णों शब्द में क्या होता है, वर्णों और अक्षरों के साथ एवं अक्षरों के साथ, ये नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखा रहा हूं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों एवं अक्षरों के साथ संयुक्त होकर शब्द बनते हैं। शब्द बनते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब ये शब्द जो हैं, शब्द भाषा की सार्थक इकाई होते हैं। इकाई होते हैं। शब्द क्या है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको यह पता चल गया कि वाक्य किसे कहते हैं, आपको अक्षर पता चल गया किसे कहते हैं, और आपको शब्द पता चल गया किसे कहते हैं। तो वाक्य, अक्षर और शब्द किसे कहते हैं, क्या उनका डिफिनेशन है, ये आपने यहां पर पढ़ लिया। ठीक है, अब कोई क्लियर, टी में दिक्कत, सारा क्लियर हो गया। अब आ जाइए आगे, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको बार बार कहता हूं, ये तो आपने जान लिया। अब वाक्य शुद्धि में भी कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको कुछ विभक्तियां और विराम चिन्ह पे तो काम हो सकता भी है क्योंकि वो एक टॉपिक है, लेकिन विराम चिन्ह और विभक्तियां आपको तैयार करना होगा। कौन सी विभक्ति किसके साथ, ये तो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, तो उसको बताना यहां और चित्त नहीं है उसका। मैं वाक्य शुद्धि में कुछ चीजें आपको बताऊंगा, आप उसको यदि पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत सुखद की स्थिति हो जाएगी, और बहुत चीजें आपको वाक्य शुद्धि में आप करने पे अपने को मजबूत की स्थिति पे पाएंगे। अब कुछ चीजें मैंने इस पे नोट किया है, अधिकतर सवाल यहां से आ जाता है। हम अधिकतर क्या है, हम समझ नहीं पाते कि कहां पर बहुवचन है, कहां पर एक वचन है, कौन सा शब्द हिंदी में प्रयुक्त होकर के एक वचन का रूप धारण कर लेगा, कौन सा बहुवचन का शब्द है जो एक ही से काम बन जाएगा। तो आइए उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। इसको हटा देता हूं, आप बाकी देखें, वीडियो में तो है ही है।
देखिए क्या लिखा है, चरखा चलाया जाता है और उस पर धागे काटे जाते हैं। अब ये कैसे है, क्या है ये वाक्य शुद्ध है। आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि चरखा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। ये कई बार सवाल आता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए चरखा क्या किया करता है, चलाया जाता है, चलता नहीं है, चलाया जाता है। किसी के द्वारा ही चरखा चलाया जाता है और उस पर धागे काटे जाते हैं। ये वाक्य बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। अगला एक और है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ना और दोनों स्वतंत्र वाक्य हो। ध्यान रखिए, यह पूछा जा सकता है आपसे सवाल में कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ना होता है तभी संयुक्त होता है, लेकिन दोनों स्वतंत्र वाक्य हों। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन दोनों जब स्वतंत्र होंगे तभी वो जुड़ेंगे और संयुक्त वाक्य बनते हैं। दो स्वतंत्र वाक्य जब जुड़कर मिलते हैं या जुड़ते हैं तो फिर संयुक्त वाक्य का निर्माण हो जाता है। इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिए, को पूछा जा सकता है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो कह देगा दोनों स्वतंत्र वाक्य नहीं होते, दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दो वाक्यों को जोड़ना जो दोनों स्वतंत्र नहीं होते या स्वतंत्र होते, तो इस तरह ऑप्शन को गड़बड़ कर सकता है। आगे आ जाइए। वाक्यों में अधिकतर सवाल में कभी वाक्य जब आता है शुद्धि के लिए तो उसमें केवल एवं मात्र ये दोनों का भी प्रयोग हो सकता है। नहीं कहते केवल एक केला या केवल एक आदमी, और दोनों का अर्थ एक ही होता है। किसका, केवल लगा दीजिए या मात्र लगा दीजिए। केवल और मात्र इनका दोनों का एक ही उपाय है। क्या होते हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है। यदि वाक्य में दोनों आ जाए तो वाक्य गलत होगा। केवल आए तो आप समझ जाइएगा, यदि मात्र भी दे दे तो वाक्य गलत है। यदि मात्र भर रहे तो शुद्ध है, लेकिन यदि केवल भी जुड़ गया तो गलत। यदि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, यदि दोनों एक साथ वाक्य में दिए हैं तो आप वाक्य को वहीं पे गलत मान लीजिएगा। आपको मैंने एक यहीं पे बहुत सहूलियत दे दी है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अगला है हिंदी में क्या प्रयोग होता है, प्राण, लोग, बताइए हिंदी में प्राण, लोग, दर्शन, आगे आइए। हिंदी में जब हम हिंदी में लिखते हैं ना, प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत, ये जो शब्द हैं इनका हिंदी में बहुवचन की भांति प्रयोग होता है। यदि प्राण निकल गए तो क्या होगा प्रयोग हिंदी में, बहुवचन की, एक वचन नहीं है। लोग बहुवचन ही है। दर्शन नहीं कि दर्शन हो गए तो वो भी बहुवचन का ही है। अक्षत आदि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन की भांति प्रयुक्त होता है। यह वाक्य में जब इन शब्दों का प्रयोग आए, प्राण आ जाए, लोग आ जाए, दर्शन आ जाए, अक्षत आ जाए, तो वहां पर यह मानिएगा कि ये बहुवचन के प्रयोग में प्रयुक्त होंगे। ठीक है। आगे है और भी कुछ शब्द हैं, जैसे समाचार, दाम, होश, हिज्जे, भाग्य, आंसू और ओंठ। ये भी क्या है, ये भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। यह भी बहुवचन में
में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कौन कौन? समाचार जब आ जाए वाक्य में, दाम आ जाए, होश आ जाए, हिज्जे आ जाए, भाग्य आ जाए, आंसू आ जाए और ओंठ आ जाए, तो ये क्या है? ये भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो वाक्य के निर्माण में आप वाक्य शुद्धि में ये बात आप ध्यान रखें कि इन शब्दों का प्रयोग भी बहुवचन में प्रयोग होता है, जिस तरह ऊपर प्राण, लोक, दर्शन और अक्षत का प्रयोग होता है। आगे आ जाइए, आगे देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला। अगला है कि विद्या श्रेष्ठ धन होता है। शुद्ध वाक्य है ये, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। अब आप कहेंगे कि सर शुद्ध वाक्य आप कह रहे हैं और ये पुल्लिंग में आप बता रहे हैं विद्या श्रेष्ठ धन होता है। हाँ, ये एकदम सही है। आपसे गलत होने की संभावना होगा, आप तो कहेंगे ये तो स्त्रीलिंग है विद्या, लेकिन नहीं, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यही शुद्ध है। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं वाक्य को ही पूरा लिख दिया हूं, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि यहां पर जब श्रेष्ठ धन होता है यह शुद्ध वाक्य है, अर्थात यहां पर पुल्लिंग का प्रयोग है। एक और कुछ वाक्य दे देता हूं जो आ जाए परीक्षा में, बिल्कुल मानिए कि यही शुद्ध है। यहां गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इन शब्दों को लिया है, इस वाक्य को ही पूरा ले लिया। जैसे यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, यह वाक्य शुद्ध है। गन्ने का ताजा रस, कभी कभी ताजे कर सकता है, ताजी कर सकता है, तो ताजा रस बिकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक शब्द दही, आप अक्सर सभी लोगों ने खाया होगा। दही पुल्लिंग शब्द है, अतः क्रिया क्या होगी? दही पुल्लिंग है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। दही पुल्लिंग है, ये ध्यान रखिएगा, दही पुल्लिंग है, दही स्त्रीलिंग नहीं होगा। ये सब ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसको वाक्य में कोट करा रहा हूं, कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत आपको बार बार इसको, हमारे वीडियो को बार बार आप देखें, बार बार लिखेंगे तो चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग की होगी, क्योंकि जिसकी जैसा जैसे दही पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। अगला जाइए, हिंदी के बहुधा इकारांत शब्द, अधिकतर जो इकारांत है, इकारांत मतलब जिनका शब्द अंत में ई से खत्म होता हो, बड़ी ई से खत्म होता हो, जैसे गली, बड़ी ई की मात्रा है, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। हिंदी के बहुधा जो इकारांत शब्द हैं, गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं इसके। लेकिन कुछ अपवाद क्या है? जैसे कुछ अपवाद हैं, पानी, घी, दही, मोती आदि शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग तो होते हैं बहुधा इकारांत शब्द, ये तो हमने पढ़ा कि बहुधा इकारांत क्या होते हैं। वो बहुधा इकारांत क्या होते हैं? हमने लिखा बहुधा इकारांत होते हैं क्या? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में पानी, घी, दही तो मैंने ऊपर बताया है पुल्लिंग है, पानी, दही, घी और मोती आदि शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यह पूछा जा सकता है, कहीं भी प्रयोग कर देगा। पानी, पानी क्या है? पुल्लिंग है। और घी पुल्लिंग है। पानी, घी और दही का कम्युनिकेशन है, तो इसलिए घी दही कर लीजिए। पानी, घी, दही और मोती
ये क्या है, पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होंगे। किसी भी वाक्य में यदि आ जाएंगे तो आप वहां पर इसको ध्यान रखेंगे। आप इन सब चीजों पर बहुत फोकस रखिएगा। वाक्य आपका बेसिक में बता रहा हूं, आप 5 में से 3 तो आप इसी सब स्थिति से कर ले जाएंगे, 4 तक पहुंच जाएंगे। 1 का दावा नहीं कर रहा हूं। कभी कभी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश डिफरेंट भी कर देता है। ठीक है, आगे आइए। अगला एक बहुत बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आगे आ जाइए। अगला है गुरु जी शुद्ध शब्द है। इस गुरु का प्रयोग, ये गुरु नहीं होता है। एक मिनट, एक ये गुरु जी नहीं है। इसको इस तरह लिखेंगे, गुरु जी, और इसमें भी वही जो ये वाला हो जाता है। तो क्या है, ये जो गुरु जी है, बड़ा ये गुरु जी होता है, ये शुद्ध तो है, लेकिन इस गुरु का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि कहीं एक शब्द आ जाए, शुद्ध क्या है इसका, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, गलत हो गया। ये गुरु जी शुद्ध है, रुक जाइए, ये तो मैं सोचा कि ये कैसे है। हाँ देखिए, ये गुरु जी शब्द से शुद्ध है। ध्यान रखिएगा, जब आप ये गुरु जी लगाते हैं, गुरु जी, तो ये तो शुद्ध है। लेकिन यदि कभी इसका प्रयोग हो जाए, मतलब मैं लिख भी दे रहा हूं, गुरु में नहीं, जो बड़ा उग लगा करके बनाते हैं, का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में किया जाता है। यदि गुरु जी आपको लिखना है, शुद्ध पूछा जाए, तो ये सही है। लेकिन जब यदि वाक्य में ये वाला गुरु रू का प्रयोग हो जाए, तो वो व्यंग्यात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इतनी कुछ बेसिक चीजें, यही बेसिक से सवाल बनता है। ये बेसिक चीजें बहुत लोगों को पता नहीं है। हम बहुत जगह पे दोनों का प्रयोग कर देते हैं, सही मान लेते हैं, जबकि शुद्ध गुरु जी ये है, वो वाला रू जो है वो गलत है। वो गलत क्या मतलब, व्यंग्यात्मक। अगला आ जाइए। अगला है रूमाल। ये बड़ा रू होता है, ये भी, तो ये कामा है। रुमाल, फूल, ये सब क्या है, पुल्लिंग ही है। रुमाल, फूल और पुल्लिंग क्या है, ये सब पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा। यदि वाक्य में प्रत्येक वर्ग आ जाए तो ये सही है। वाक्य में यदि प्रत्येक वर्ग दे दे, एकदम सही हो जाएगा आपका वाक्य, गलत नहीं होगा। यदि प्रत्येक वर्ग इसमें प्रयोग है तो आप मानिए कि हाँ ये सही है। ठीक है, ये गलत नहीं है। आगे आइए। अब एक दिया है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। मैं कुछ बता दे रहा हूं, आप याद रख लीजिए, ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि संस्कृत में, हिंदी में, तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। नपुंसक होता है, नपुंसक। ठीक है, क्या होता है, हिंदी में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लिंग है नपुंसक लिंग। ठीक है, लेकिन वही हिंदी में पूछ ले तो 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पूछ सकता है ऑप्शन कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं, 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
ठीक है, लेकिन हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता हिंदी में। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई कि संस्कृत में 3 लिंग हैं और 3 वचन हैं, हिंदी में 2 लिंग हैं और 2 वचन हैं। ये बेसिक चीज थी, इसलिए मैंने बस सोचा आपको बता दूं। आज ही आइए, अब आगे देख लिए, जब वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा हो, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको वाक्य शुद्धि के लिए। ये जनरली आपको कोई नहीं बताएगा, आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अच्छी बात आपको बताएगा। जब वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा हो तब तब क्या कहेंगे? तब बड़ा दुकान होता है, तब बड़ी दुकान कहेंगे जब पुल्लिंग का प्रयोग होगा। इसके विपरीत जब वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा हो, वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा हो तब दुकान कहेंगे, जबकि लेकिन जब स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा हो तब दुकान कहेंगे का प्रयोग किया जाता है, तब छोटा दू हो जाएगा। वाक्य में जब पुल्लिंग का प्रयोग होगा तो हम बड़ा दुकान लिखेंगे, लेकिन जब स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा हो तब हमको दुकान कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया? अधिकतर लिखा होता है ना, दुकान का सामान ले लीजिए, क्या लिखा रहता? दुकान। तो जब पुल्लिंग का प्रयोग होगा तब दुकान होगा, लेकिन जब वही स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा वाक्य में तब हम दुकान लिखेंगे। बहुत बेसिक बात है, लेकिन अधिकतर लोग यहां से गलतियां करते हैं। आगे आ जाइए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं लाइन, कि निर्विघ्न और चतुर्दिक दोनों का एक साथ प्रयोग उचित नहीं है। जहां निर्विघ्न वाक्य में यदि आ जाए और चतुर्दिक भी आ जाए, दोनों का एक साथ प्रयोग यदि है तो वाक्य गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसमें वाक्य जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो निर्विघ्न और ये सब चीजें आपको बार बार पढ़नी होंगी, बार बार लिखना होगा, तब जाके दिमाग में बैठा होगा कि कहां पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है तो वहां बड़ा दुकान होगा, जहां स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है वाक्य में वहां पर छोटा दू हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, अगला है निर्विघ्न और चतुर्दिक यदि एक साथ प्रयोग किया गया है वाक्य में तो ध्यान रखिएगा कि वाक्य का प्रयोग उचित नहीं है, अर्थात सही नहीं माना जाएगा। एक शब्द है एकाध, एकाध का मतलब ही एक वचन है, वो ये ध्यान रखिएगा। यदि वाक्य में एकाध का कहीं प्रयोग है तो वो एक वचन को द्योतित करेगा, बहुवचन नहीं है वो। और कभी कभी परीक्षा में एक चीज और बहुत पूछा जाता है, सीधा सादा। सीधा सादा ये शुद्ध है, सीधा साधे, सीधा सादा, सादा सीधा, इस तरह के कोई डिफरेंस बनाएगा लोक सेवक अपने उसमें। लेकिन यदि पूछ ले कि तो पहले होगा सीधा फिर सादा, क्या होगा? सीधा सादा, ये शुद्ध है वाक्य, यदि कहीं आ जाए तो यही शुद्ध होगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट और बता दूं, निराशा छाई है, यही शुद्ध है। निराशा छाई है, यह शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। निराशा छाई है, यही शुद्ध है। यदि निराशा छा गया तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब निराशा क्या है? निराशा स्त्रीलिंग है, निराशा छाई है यदि वाक्य में आए तो ये मतलब ये सिद्ध से द्योतित करता है कि वो स्त्रीलिंग है और यही शुद्ध है, निराशा छाई है। अगला देख लीजिए, एक और, यदि वाक्य में बहुत बार सवाल पूछ आता है, ये प्रश्न जुड़ के जरूर आता है, आयु, उम्र, अवस्था, इसको कैसे माने कि कौन क्या किसको द्योतित करता है?
तो जान लीजिए, आयु का प्रयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है। यदि आयु वाक्य में प्रयोग किया गया है, आयु का प्रयोग यदि वाक्य में किया गया है, तो मानिए कि वो संपूर्ण जीवन काल को द्योतित कर रहा है। लेकिन यदि वाक्य में उम्र दिया है या अवस्था दे दिया है, तो वह एक जीवन का एक अंश का प्रयोग होता है, अर्थात जीवन के किसी समय की बात कर रहा, अवस्था। लेकिन यदि कहते हैं कि उसकी आयु इतने वर्ष की है, तो संपूर्ण जीवन काल के बारे में आयु का प्रयोग होता है। लेकिन उम्र पूछ दे और अवस्था यदि आए, तो संपूर्ण जीवन का एक अंश की बात, तो संपूर्ण जीवन को द्योतित नहीं करता है। तो याद रखना होगा कि उम्र और अवस्था एक जीवन के एक अंश का द्योतन करता है, और यदि आयु का प्रयोग है तो वह संपूर्ण जीवन के बारे में हमें बता रहा है या जानना चाहता है। तो आयु का प्रयोग हम संपूर्ण जीवन काल में करते हैं और उसका उसे करते हैं। एक बात बहुत पूछा जाता है कि सौभाग्यवती इस शब्द का प्रयोग विवाह के ऊपर के बाद किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी लड़की का विवाह होने के उपरांत ही उसे सौभाग्यवती कहा जाता है। विवाह के पूर्व लड़की के लिए या स्त्री के लिए, स्त्री होती नहीं, शादी के बाद ही होती है, तो विवाह के पूर्व वह सौभाग्यवती का शब्द का प्रयोग हम विवाह के उपरांत करते हैं, अर्थात विवाह के बाद करते हैं। अगला है रोटी। रोटी जान लीजिए स्त्रीलिंग शब्द है। रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है, वह पुल्लिंग नहीं है। तो रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब कीमत देख लीजिए, कीमत भी स्त्रीलिंग है। कीमत क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, आगे आ जाइए। यदि कीमत पूछ ले या तो कीमत कितनी बताई गई है, तो यह जान लीजिए कि कीमत जहां पर प्रयोग होगा उस वाक्य में स्त्रीलिंग की प्रमुखता होगी, तभी सही माना जाएगा। इस कीमत वहीं पे आएगी जहां वो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। यदि वहां पर आपने पुल्लिंग का प्रयोग कर दिया तो गलत हो जाएगा। आगे आइए। जहां अधिक भाग का प्रयोग होता है, देखिए, जहां अधिक भाग का प्रयोग होगा वहां अधिकांश का प्रयोग करते हैं, जबकि जहां गणना योग्य होता है वहां अधिकतर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें मैं कुछ चीजें आपको और नोट करा देता हूं। भाग की जगह कुछ और लोग नोट कर लीजिए इसके साथ में। यदि भाग, मात्रा, अंश, ये देख लीजिए। यदि वाक्य में कहीं भाग लिखा है या अंश दिया हुआ है या मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो आगे वहां अधिकांश का प्रयोग होगा, अधिकांश का प्रयोग हो जाएगा। जहां अधिक भाग का प्रयोग होगा वहां अधिकांश का प्रयोग करते हैं, या अधिक मात्रा का प्रयोग होता है तो अधिकांश का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन जहां यदि अंश का प्रयोग, अधिक अंश का प्रयोग होगा वहां भी अधिकांश हो जाएगा। लेकिन यदि गणना योग्य कोई वाक्य है, यदि कोई गणना में, कोई वाक्य में किसी गणना का प्रयोग हो रहा है, तो वहां अधिकतर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए कि हम इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि अधिकांश कहां प्रयोग होता है और अधिकतर कहां प्रयोग होता है। वाक्य में यदि अधिकांश कहां पर सही है और अधिकतर कहां पर सही होगा, तो ध्यान रखिएगा कि अधिकांश का प्रयोग मात्रा, भाग और अंश, यदि तीनों में से कोई एक आया हुआ है तो वहां अधिकांश का प्रयोग होगा, और यदि गणना योग्य कहीं है तो वहां पर अधिकतर का प्रयोग होता है। यदि उसकी गणना हम कर सकते हैं तो अधिकतर, गणना नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाग, मात्रा और अंश की हम गणना नहीं कर सकते हैं, तो वहां अधिकांश का प्रयोग हो जाएगा। भाग, मात्रा और अंश में अधिकांश का प्रयोग, और गणना योग्य हो तो अधिकतर का प्रयोग करते हैं।
आगे देखिए, हवन सामग्री। हवन सामग्री अधिकतर हम पूजा पाठ में करते हैं। जब पूजा के उपरांत हवन किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि हवन सामग्री में स्त्रीलिंग शब्द है। हवन सामग्री क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। दर्शन तो बहुवचन है, शब्द है, लेकिन दर्शन बहुवचन शब्द है। वहीं हवन सामग्री ले आइए, पूजा कर दें, तो वहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। अर्थात हवन सामग्री एक स्त्रीलिंग शब्द है। यदि वाक्य में कहीं आए तो यहां पर स्त्रीलिंग के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला है गाली। गाली एक स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। उसने गाली दी, गाली दिया नहीं होता, गाली दी होगा। ठीक है, तो इस गाली जो शब्द है, कोई भी गाली दी जाती है तो वो क्या है? स्त्रीलिंग का प्रयोग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, मात्रा का प्रयोग वहां किया जाता है जहां गणना ना हो सके। मात्रा का प्रयोग वहां होता है कि इतनी मात्रा का प्रयोग, जहां हम गणना ही नहीं कर सकते हैं कोई, तो वहां पर हम मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। या गणना निश्चित ही नहीं हो तभी मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो आप जानते ही हैं। आगे आइए, आगे आ जाइए। अगला है, एक वाक्य बहुत आता है, इसको याद बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ये अधिकतर लोगों का गलत भी हुआ है, इसलिए मैं इसको ले ही आया हूं पूरा। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। तुम्हारे आने से मैं क्या हो गया? गदगद हो गया। गद, इसके भी दा के नीचे भी हलंत है, ये भी दा। तुम्हारे आने से मैं गद, फिर आगे पड़ी लकीर, फिर गद गद हो गया। ध्यान रखिएगा, दोनों में हलंत है, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, वाक्य में यदि अनेक शब्द का प्रयोग आ जाए तो ये मानिए कि बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। अनेक शब्द यदि वाक्य में दिया है कि अनेक लोग, अनेक आदमी, अनेक कार्य, तो ये जान लीजिए कि वहां पर ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। अनेक शब्द बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाए, एक वचन में इसका प्रयोग नहीं होता है यदि अनेक आ जाए। अगला और देख लीजिए, अगला है सुंदर वाक्यों की। यदि हम वाक्य को सुंदर रचना करते हैं तो उसमें हम क्रम का बहुत ध्यान रखते हैं, अन्वय का ध्यान रखते हैं और प्रयोग करते हैं। ये पूछा जा सकता है लोक साहित्य में कि सुंदर वाक्यों की रचना के लिए हम क्या क्या क्रम करते हैं, तो उसमें हम क्रम का ध्यान रखते हैं, अन्वय का ध्यान रखते हैं और प्रयोग का ध्यान रखते हैं। ये बेसिक है, इसको ध्यान रखिए। अगला, दवा भी स्त्रीलिंग है। दवा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? दवा क्या है? दवा स्त्रीलिंग शब्द है। आगे आ जाइए, हाँ, क्रम। मैं ये थोड़ी सी मैं थोड़ी सी व्याकरण की तरफ गया हूं, इसमें भी प्रयास किया हूं कि आपको सरल से सरल चीजें आपको दूं, क्लिष्ट चीजों से आपको बचाने की मैंने बहुत कोशिश की है। क्रम, अब जैसा इसमें हम क्रम कैसे, मैंने ऊपर बताया ना, सुंदर वाक्यों की रचना के लिए हम क्या करते हैं? क्रम, अन्वय, प्रयोग। तो अब हम क्रम को पढ़ेंगे कि क्रम क्या है। क्रम क्या है, तो क्रम पहले पढ़ते हैं। क्रम पढ़ेंगे, फिर अन्वय पढ़ेंगे, फिर प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है,
आइए, क्रम, कर्ता और कर्म के बीच, जैसे कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक कारक क्रमशः आते हैं। अब आप कहेंगे अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण कारक क्या है? तो ये थोड़ा सा आप विभक्ति पढ़ लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, कौन अधिकरण है, कौन अपादान है, कौन संप्रदान, ये चीजें बेसिक है, आप इसको पढ़ लीजिए, बचपन से आप पढ़ते हैं। वैसे मैं बता दे रहा हूं, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मुरारी ने घर में, जैसे मुरारी ने घर में, ये क्या है? अधिकरण है। मुरारी ने घर में, अधिकरण है। आलमारी से, ये अपादान है। श्याम के लिए, संप्रदान है। संप्रदान, ये ना है, संप्रदान। हाथ से, करण है। पुस्तक निकाली, ये देखिए वाक्य मैंने इसका प्रयोग भी कर दिया। ये क्रम सजा दिया गया है। कर्ता और कर्म के बीच में अधिकरण, अपादान, संप्रदान और अकरण का प्रयोग कैसे होता है? जैसे मुरारी ने घर में, तो अधिकरण हो गया। अलमारी से, अपादान हो गया। श्याम के लिए, संप्रदान हो गया। और करण क्या है? हाथ से। कर्ता ने कर्म, यदि आपने ये चीजें पढ़ी होंगी किसको संप्रदान कहते हैं, ये एक बार पढ़ लेंगे, बेसिक है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, ठीक है, तो हाथ से, तो करण का प्रयोग हो गया। कहां? संप्रदान के लिए होता है, ठीक है। अधिकरण में अपादान भी शेष के लिए है, निकालने के अर्थ के लिए। तो इस तरह आप बेसिक चीजों को इसको पढ़ लीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आगे आ जाइए। संबोधन आरंभ में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूं। जैसे आपको किसी को संबोधन करना है, बुला रहे हैं आप, संबोधन कैसा आता है? आरंभ में आता है। जैसे हे प्रभु मुझ पर दया करें, तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु मुझ पर दया करें। तो हमने संबोधन किसको किया है? ईश्वर को किया है। तो हे प्रभु हमने उनको बुलाया, तो जैसे हे प्रभु हो गए, तो उसको हमने संबोधन को क्या करेंगे? प्रारंभ में। जब भी आपको वाक्य शुद्धि की बात करनी होगी, वहां पर आपको चयन करना हो, तो यदि वाक्य में संबोधन का चिन्ह है, संबोधन की बात आरंभ हुई, तो संबोधन किससे होगा? प्रारंभ में संबोधन से शुरुआत होगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। संबोधन का आरंभ में ही प्रयोग किया दिया जाता है। जैसे हम अपने दोस्त को बुलाते हैं, हे रमेश, ऐ रमेश मेरी किताब मुझे दो, तो हमने संबोधन किया है रमेश को, तो इसलिए हम शुरुआत रमेश से करेंगे। अगला जाइए कि विशेषण विशेष या संज्ञा से पहले आता है। संज्ञा, जैसे मेरी उजली, कट गया है, मैं लिखवा दे रहा हूं, एक सेकंड, ठीक है। जैसे विशेषण जो होता है, ध्यान रखिएगा, विशेषण विशेष या संज्ञा के पहले आता है। ये तो आप जानते हैं। जैसे मेरी उजली कमीज कहीं खो गई है, मेरी उजली कमीज कहीं खो गई है, कहीं खो गई है। अब ये वाक्य है, जैसे मेरी उजली कमीज कहीं खो गई है, मैंने क्या कहा था? जो विशेषण क्या है इसमें? उजली, उजला है तो उजला माने सफेद। कमीज क्या है? कमीज या तो विशेषण मान लीजिए, विशेषण मान, विशेष कहिए या संज्ञा कह लीजिए। तो हमेशा जो है विशेषण विशेष, विशेषण जो है क्या होता है? विशेष या संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा के पहले आता है। संज्ञा या यहां संज्ञा क्या है? कमीज। यहां विशेष क्या है? कमीज। उसके पहले किसका प्रयोग है? उजली का। उजली क्या है? विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण जो है हमेशा विशेष या संज्ञा के पूर्व आता है, पहले प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाइए। अगला है
क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है, ये तो आप जानते हैं। क्रिया का जो विशेषण होगा क्रिया के पहले आता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है? क्रिया है, लेकिन वो विशेषण इसमें क्या है? तेज। तो विशेषण का प्रयोग कैसे हो गया? दौड़ने के पूर्व हो गया। अगला जाइए। प्रश्नवाचक पद या शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। जैसे मोहन, जैसे क्या मोहन सो रहा है? प्रश्नवाचक पद या शब्द उसी के संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा गया। जैसे क्या मोहन, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये देखिए, प्रश्नवाचक पद या शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में पूछा जाए। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? मोहन के बारे में, कि मोहन सो रहा है क्या। तो क्या शब्द क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो क्या किसका प्रयोग? मोहन के पहले लगा या उसी के पास रखा जाता है, उसी संज्ञा के पहले रखा जाता, सॉरी, प्रश्नवाचक पद शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। जैसे मान लीजिए आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, जैसे मोहन कहां गया है, कहां मोहन गया है, क्या मोहन पढ़ रहा है। तो हमने प्रश्न पूछा है ना, किसके बारे में? मोहन के बारे में। तो पूछ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग क्या है, तो क्या हम मोहन के पूर्व लगा दिए। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं अथवा अर्पित किए जाते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अभिनंदन पत्र मुझे वो उपहार स्वरूप में दिया। तो अभिनंदन पत्र जो होता है वो भेंट दिए जाते हैं, भेंट किए जाते हैं किसी को, अथवा अर्पित किए जाते हैं, किसी को दिए जाते हैं। या तो भेंट दी जाए, लीजिए सर हमने आपको भेंट दिया, या उसे हम अर्पित कर देते हैं। एक और वाक्य ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ये वह शुद्ध सत्य है, शुद्ध वाक्य है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। अर्थात देखिए प्रश्न कहां शुरू है? खेद से। खेद क्या है? यहां दुख प्रकट हो रहा है, खेद से किया गया है। खेद है कि, मतलब इससे भी वाक्य शुरू हो सकता है। देखिए, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, वाक्य शुद्ध है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान दीजिए, शोक, दुख अथवा क्षोभ का प्रयोग पत्र के संदर्भ में करना उचित नहीं है। जैसा पत्र किसी को लिख रहे हैं ना, उचित नहीं माना जाता है। शोक, दुख और क्षोभ का प्रयोग पत्र के संदर्भ में करना उचित नहीं है, ये ध्यान रखिए। और बाकी ये तो आप जानते हैं कि दवा स्त्रीलिंग शब्द है, तो पूर्व मैंने बता ही दिया है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, आगे हम अन्वय से चलेंगे, क्योंकि ये आगे बहुत लंबा टॉपिक है, थोड़ा इसमें लंबी बात करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। शुद्धि अशुद्धि एक बड़ा उलझाऊ और अपने आप में बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, बहुत लोगों को संकट खड़ा करता है। तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, और प्रयास यही करना है कि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसी के अनुकूल आप चलते रहें, और आगे उस पर हम काम करते रहेंगे। तो अभी यहीं तक चलते हैं, कल जो है हम मिलेंगे, अन्वय से ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था सुंदर वाक्य रचने के लिए क्या करना होता है, क्रम, फिर अन्वय, फिर प्रयोग का प्रयोग करते हैं। तो हमने आप आज पहला क्या टॉपिक बताया, क्रम, ऑर्डर बता दिया, क्रम कैसे लगते हैं। लेकिन अब जो है अन्वय पे कल बात करेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं, आपको विदा देते हैं। आप खूब अध्ययन करिए, खूब पढ़िए, खूब जम के लिखिए, और बार बार हमारे वीडियो को देखिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं
कि आपको परीक्षा आइडिया के पढ़ने के उपरांत सामान्य हिंदी से आपको बहुत कुछ राहत हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी होने में कोई कोताही नहीं होगी। आप जबरदस्त अध्ययन करें और बार बार वीडियो को देखें। तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।